रही है। दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देती हूँ, फिर करती हूँ चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ डॉक्टर अनीता रमेश है जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और साथ मेरे हैं अमिताभ कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनीता जी, मैं आपके पास आऊँगी। ये जो दूसरी वेव है, दूसरी लहर है, क्या हमें डराने वाली है? हमें बहुत सतर्क हो जाना चाहिए? यस, ये जो सेकेंड वेव शुरू हुआ ये अभी इंडिया में आया है। पहले वेस्टर्न कंट्रीज में था, यूएस में था, हमने जर्मनी में भी देखे थे, साउथ अफ्रीका में भी देखा है, इंडिया में ये आना ही था। दिस इज द नेचुरल प्रोसेस और हिस्ट्री ऑफ कोरोना वायरस। बट अभी तक ये नहीं दिखाई दिया कि जब थोड़ा डरने का बात है। बट डेफिनेटली केसेस राइज हो रहा है। बहुत सारे केसेस महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटका इसमें दिखाई दे रही। आज शायद हाईएस्ट स्पाइक 28,000 के ऊपर नया केसेस दिखाई दिया है आज वेडनेसडे में। तो यस, ये डरने का बात है, बहुत ही डरने का बात है कि हम लोग अभी पैंडेमिक से बाहर नहीं निकले। तो इंडिया अच्छा किए, हमारा रिजल्ट अच्छा था, हम लोग कंट्रोल कर चुके, तो वेट कम हो गया, वैक्सीन भी तैयार हो गया। बट कोरोना का पैंडेमिक तो खत्म नहीं हुआ, एंड तब हमारे पास वैक्सीनेशन सबको भी नहीं मिला। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन कि हम लोग ने इसको हमको मानने नहीं देना चाहिए। और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज करना और सैनिटाइजेशन करना, गैदरिंग में नहीं जाना, और जितना जल्दी वैक्सीन लगा सकते हैं वो करके हमारा जिंदगी जीना है। बिल्कुल, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। सेकेंड वेव है और सेकेंड वेव खतरनाक ना हो जाए, खतरनाक रूप ना ले ले, तो ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। अमिताभ जी, मैं आपके पास आऊँगी। कोरोना को लेकर जो अहम वर्चुअल बैठक हो रही है, इसका क्या मतलब समझा जाए कि सरकार क्या पहले ही सतर्क होना चाह रही है? जी जी, बहुत स्पष्ट है। बहुत तेजी से सरकार इस मामले में निर्णय लेती रही है, और हमने देखा है कि भारत ने दुनिया में सबसे अच्छे ढंग से अपने यहाँ इस बीमारी को की रोकथाम और लोगों में प्रसार रोकने में कामयाबी पाई है। तो उसी तरीके से ठीक जैसे ही कुछ घटनाएं बढ़ने लगी हैं और अचानक तेजी से फिर से सेकंड वेव कह रहे हैं, हालांकि इसके पहले भी एक राउंड बढ़ने की क्रिया शुरू हुई थी दिसंबर के आसपास, जहाँ तक हमें ध्यान है, सरकार ने उस पर नियंत्रण पा लिया था। तो उसी तरीके से फिर से नियंत्रण पाने के लिहाज से ही केंद्र सरकार ने बहुत तेजी से काम की है। हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि आम जनता और जो निचले वर्ग के कर्मचारी हैं, हम सब अब इस महामारी को अच्छी तरह जानते हैं और इसके खतरे को भी पहचानते हैं। तो सबसे पहले आम जनता और निचले वर्ग के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो जो भी सावधानियां बताई गई हैं, रोकथाम के उपाय बताए गए हैं, उनका जरूर पालन करें। जो जिस ढंग से लापरवाही बरती जा रही है उसको पहले भी रणनीति बनी, दें। पहले भी दिशा निर्देश दिए गए, पहले भी गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया, बावजूद इसके कोरोना अब तक हमें डरा रहा है। इसके पीछे की वजह हम क्या मान रहे हैं, क्या माने कि तमाम सख्ती के बावजूद भी अभी तक हम कोरोना को सह रहे हैं? नहीं, ये बात सबको मालूम है, ये भयंकर संक्रामक रोग है जो बहुत तेजी से फैलता है, और इसकी दवा नहीं है हमारे पास। हमारे पास केवल अब वैक्सीन आई है जो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर है, और वैक्सीन चूंकि आ गई है इसलिए थोड़ी हमारी चिंता कम हो गई है। लेकिन आम लोगों में मैं देख रहा हूँ कि लापरवाही बहुत बढ़ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को चाहिए कि वैक्सीन को अब जो है सबके लिए अवेलेबल करा दे, कि जिसको लेना है वो रजिस्ट्रेशन कराएं और लें। उम्र का बंधन भी खत्म करें, क्योंकि यूथ जो है वो सबसे ज्यादा बाहर जा रहा है, उसकी मजबूरी है, उसको जॉब करना है, उसको काम करना है, उसको रोजी रोटी कमानी है। तो उसके लिए भी अगर फ्री कर देते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर होगा कि जो लोग बाहर जाने वाले हैं वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवा लें, ताकि इस रोग से बच सके। अभी मूल कारण फैलने का दोबारा यही मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी से सारी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, लोगों का मिलना जुलना शुरू हो गया है, और लापरवाही तो है, इसमें दो राय नहीं है। तो लापरवाही से रोकने के लिए अगर कोई व्यक्ति लापरवाही बरत रहा है तो जिम्मेवारी बनती है सरकारी कर्मचारियों को कि वो नजर रखें और तत्काल वार्निंग दे। वार्निंग देने पर नहीं जो सुने उनके खिलाफ एक्शन ले। इधर एक्शन दिखना बिल्कुल बंद हो गया है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा
कि सरकार की पूरी जिम्मेवारी है। ये बात बहुत जरूरी, खास करके राज्य सरकारों की, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल है वहां पर राज्य सरकारों की जिम्मेवारी आती है। केंद्र सरकार ने व्यवस्था दी, सिस्टम दिया, तरीके बताए, वैक्सीनेशन का इंतजाम किया है, तो जो निचले लेवल के कर्मचारी हैं, जो खास करके राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनको चाहिए कि वो फिर सख्ती बरतें, जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उन्हें रोकें। और हमारा ध्यान अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे यहाँ एक गतिविधि चल रही है महाकुंभ की, उसके तरफ भी जा रहा है। उसके लिए भी सरकार को कुछ विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन महाकुंभ का अगर आपने जिक्र किया है अमिताभ जी, तो वहां की सरकार ने पूरी छूट दे दी है, किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि उस पर सियासत भी बहुत देखने को मिल रही है। इस सवाल के साथ आपके पास आएंगे, मैं अनीता जी के पास आऊंगी। अनीता जी, देखिए अभी अमिताभ जी ने ये कहा है कि यहाँ पर जो अगर लापरवाही रही, तमाम चीजें रही, तो उसका खामियाजा क्या उठाना पड़ेगा आम जनता को? ये तो हम एक साथ मिलकर के करना पड़ेगा। वन इज दैट गवर्नमेंट को, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारा ख्याल से थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाना ही चाहिए, पूरा खोला नहीं चाहिए। जैसे स्कूल्स में सिटिंग, कितना स्टूडेंट स्कूल में आ सकता है, सिनेमा हॉल के अंदर कितना आदमी बैठ करके मूवी देख सकता है, मॉल के अंदर कितना आदमी आ सकता है, अगर जिम खोले ना, द गाइडलाइंस हैज टू बी इन प्लेस, दैट्स व्हाट आई फील। बोथ स्टेट पूरा लॉकडाउन तो नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा बिजनेस इकोनॉमी बंद हो जाएगा, उसको खोल करके रखिए, बट हर जगह में हमारे पास रेस्ट्रिक्शन रखना है। कितना आदमी एक बस के अंदर चढ़ेगा, कितना आदमी मेट्रो में जाएगा, कितना आदमी ट्रेन वो हो जाएगा, उसके बाद बंद। होटल पब्स में कितना आदमी एक साथ आ सकते हैं एक रूम के अंदर, इसका नंबर हमको फिक्स करना चाहिए। सारी देश में सब जगह में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे साथ एक तो गवर्नमेंट का भी करना है, एंड काफी जगह में कोई कुछ लूज नहीं होना चाहिए, और हमारे तरफ से भी देखना है। अगर जरूरत नहीं है तो बाहर से नहीं जाना है, जरूरत नहीं, अगर घर से आप टीवी देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, बैठ करके देख लीजिए। अगर ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑनलाइन से कपड़ा जो भी मंगवाना है खरीद लीजिए। स्कूल जा सकते हैं, ऑल्टरनेट डे भी ऑनलाइन क्लासेस होगा, कर लीजिए। कुछ प्रोफेशन में भी तो जाना पड़ता है, जैसे बैंक, दूसरा ऑफिस में डेली आदमी को आने का जरूरत नहीं है, ऑल्टरनेट वर्क कर लीजिए। ये हमारे पास था, ये और रूल्स एंड रेगुलेशन नया नहीं है। हम जब लॉकडाउन 5, 4, 3, 2, 1 में है, काफी था, उस समय बहुत ही अच्छा था, बिकॉज एवरीवेयर रेस्ट्रिक्शन था और आदमी उसको पालन करके जा रहे थे, क्योंकि कुल खुला नहीं है, कंट्रोल में है, वैक्सीन भी नहीं आया था। उसी तरह का लॉकडाउन 4, 3, 2 जब था वो बहुत बढ़िया था। हमारा ख्याल से गवर्नमेंट को वही करना चाहिए और हम सिटीजन को पालन करना चाहिए। वी शुड नॉट लॉकडाउन लगना चाहिए, आपके कहने का मतलब ये है? नो, हम लॉकडाउन नहीं बोले हैं, अनलॉकडाउन मीन्स अनलॉक। हमारे पास अनलॉक 5 था, 4 था, 3 था, उसमें मतलब हल्की फुल्की सख्ती बरतना चाहिए सरकार को। सब कुछ होना, इकोनॉमी सब ऑफिस खोला रहना है, यू हैव टू हैव अ रेस्ट्रिक्शन। मूवी हॉल खोल दो, बट एक आदमी छोड़ के बैठ जाओ। स्कूल खोलो, ऑल्टरनेट डे स्टूडेंट्स जाओ, बस में जाओ, बस का रेस्ट्रिक्शन है नंबर का, इनका इतना आदमी एक कंपार्टमेंट के अंदर आएगा उसका रेस्ट्रिक्शन, वो अनलॉकडाउन इसको बोलते हैं। अनलॉकडाउन का गाइडलाइंस अगर बहुत ही जरूरी है दोबारा इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के लिए, एंड हम सिटीजन्स के लिए ये जिम्मेदार है कि हम भी उस अनलॉकडाउन का रूल्स एंड रेगुलेशंस पालन करें, तो हमारे पास सेफ्टी भी चलता रहता है और साथ इकोनॉमी बंद नहीं होना चाहिए। हमारे पास सब ऑफिस सब कुछ खुला रहना चाहिए, सब काम बराबर करना चाहिए, बट विथ रेस्ट्रिक्शन। सब में रेस्ट्रिक्शन दोबारा इमीडिएटली गवर्नमेंट को करना चाहिए। और एक बात हम बताना चाहते हैं, हमारे तमिलनाडु में अभी इलेक्शन होने वाला है, 6 अप्रैल डेट निकल गया, उसके लिए काफी जगह में पॉलिटिकल मीटिंग्स आते हैं और पॉलिटिकल आदमी काफी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो इस यानी इसी तमिलनाडु लिस्ट के अंदर है, वन ऑफ द स्टेट्स जिसमें वो वायरस बढ़ रहा है। तो वन ऑफ द कॉज इन तमिलनाडु इज कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन इज वन ऑफ द कॉज, इससे ज्यादा बढ़ते हैं। तो ऐसी जगह में हमारे पास, तो वी हैव टू गिव समथिंग, सम ब्रेक और सम लॉक, तो कोरोना वायरस इससे ज्यादा तेज न फैले इस कंट्री में।
बिल्कुल अनीता जी, अहम जानकारी आपने दी है कि अमिताभ जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए अनीता जी साफ तौर पर कह रही हैं अनलॉक की प्रक्रिया होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। देखिए चुनाव भी नजदीक है, अप्रैल में चुनाव होगा और ऐसे में चुनाव के दौरान भी सख्ती होनी चाहिए जो प्रचार प्रसार होगा। क्या इस बैठक में ऐसे ही भी फैसले हम देख पाएंगे जो हो रहे हैं, वर्चुअल तरीके से बैठक होने वाली है, क्या होना चाहिए ऐसे? और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे लेकर मैं अनीता जी के पास गई थी कि कुंभ में उत्तराखंड सरकार ने तो पूरी तरीके से छूट दे दी, तो ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, छूट दे दी है वाली बात तो नहीं है, लेकिन अभी जो हमारी जानकारी मिली है, ताज़ा जानकारी के हिसाब से गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 लोगों की एक कमेटी बना करके तत्काल कुंभ क्षेत्र के लिए रवाना किया है, ताकि वहाँ पे जो हेल्थ की स्थितियाँ हैं और जो प्रोविजंस हैं उनकी क्या हालत है वो देखे और अकॉर्डिंगली राज्य सरकार को निर्देश दे कि आपको क्या क्या सावधानियां और बरतनी है और क्या क्या सुविधाएं वहाँ ला करके व्यवस्थित करनी है। ये काम केंद्र सरकार ने किया है, काफी तेजी से काम कर रही है। और इलेक्शन जो जहां तक बात है, निश्चित रूप से इलेक्शन भी बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये ऐसा माहौल होता है इसमें कि लोग बहुत ही लापरवाह हो जाते हैं अपने प्रचार प्रसार के सिलसिले में। लोगों से मिलना जुलना सबको जरूरी लगने लगता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सके। तो इसमें संदेश यही होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी कैंडिडेट्स हैं, एक तो वो जो है फिजिकल नहीं डिजिटल कैंपेन की ओर ध्यान दें। अब काफी सुविधाएं हमारे पास है, खास करके एंड्रॉइड फोन होने से, हर हाथ में होने की वजह से डिजिटल कैंपेन इज वेरी इजी। वर्चुअल कैंपेन करें बजाय इसके कि वो फिजिकली हर घर में जा करके कैंपेन करें या भीड़ लेकर के मोहल्ले मोहल्ले घूमें या बड़ी बड़ी रैलियां करें। इन सब से मुझे लगता है बचने की जरूरत है। मैंने बाकायदा इस बार, पिछली बार इस सिलसिले में एक लेख भी लिखा था और एक योजना भी लोगों को दी थी कि आप फिजिकल नहीं डिजिटल कैंपेन पे जाइए, और वो लोगों को काफी पसंद आई थी। मुझे लगता है इस बार इलेक्शन में डिजिटल कैंपेन करेंगे हमारे नेता। नहीं, डिजिटल कैंपेन अभी भी देखिए पश्चिम बंगाल में देखिए क्या डिजिटल कैंपेन हो रहा है, बाकायदा एक रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, वहां गेट टुगेदर हो रहा है। तो क्या ऐसे कोरोना जाएगा? ऐसे सरकार गंभीर है? नहीं, ये तो साफ दिख रहा है कि लापरवाही बढ़ती जा रही है। दरअसल चूंकि कोरोना का ये कम हो गया, असर कम हो गया और उसके बाद वैक्सीन आ गया तो लोग थोड़ा ज्यादा निश्चिंत हो गए थे। लेकिन डिजिटल कैंपेन की जहां तक बात है, देखिए डिजिटल कैंपेन पिछले करीब 8-10 साल से ऑलमोस्ट शुरू है, लेकिन वो वन वे हुआ करता था। अब कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आ गई हैं, कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, हमने खुद डेवलप किया है, जो कि इंटरएक्टिव होंगे। तो इंटरएक्टिव होने से क्या होगा कि जो इनको खतरा लगता है कि हम केवल बता रहे हैं लोगों पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है, क्या वो हमारी बात सुन रहे हैं, क्या वो हमारे वोट देने के लिए तत्पर हो रहे हैं, ये बातें जो पहले पता नहीं चलती थी, अब जो नए सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें जो चुनावी दल हैं, चुनाव लड़ रहे दल जो हैं, वो चाहें तो उनको सारी जानकारी भी मिल सकती है और इंटरएक्टिव सेशंस वो आयोजित कर सकते हैं ताकि वो लोगों की राय भी जान सके उनके प्रति क्या बन रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिजिकली हर जगह जाना और रैली करना जरूरी है। उसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और हो सकता है तो रिस्ट्रिक्शन राजनेता को भी बरतनी चाहिए। नेताओं को किसको सावधानी बरतनी चाहिए? लोगों कहने का मतलब करेंगे तो लोग तो एकत्रित होंगे वहां पर, जैसे कि अनीता जी ने कहा है कि सोशल डिस्टेंस होना जरूरी है, कम लोगों को एकत्रित करें, लेकिन उस चीज पर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। नहीं, मुझे तो लगता है कि रैली की जरूरत ही नहीं है, एकत्रित होना, भीड़ लगाना, इन सब की जरूरत नहीं है। डिजिटल कैंपेन अब इतना पुख्ता हो गया है, इतने सिस्टम्स आ गए हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसको भी इस संबंध में कुछ स्पष्ट निर्देश जारी कर देने चाहिए और वो मीडिया के लोगों से संपर्क करें। मीडिया के लोग उन्हें बताएंगे, जो भी राजनीतिक दल हैं, कि आप कैसे वर्चुअल कैंपेन कर सकते हैं, कैसे डिजिटल कैंपेन कर सकते हैं, और आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए हर घर में मोबाइल फोन है ही, वो भी एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड बहुत बड़ा हथियार है, आप हर घर में पहुंचे हुए हैं, हर जेब में पहुंच सकते हैं। तो राजनीतिक नेताओं को चिंता नहीं करनी चाहिए कि जब तक हम दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तब तक लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। ऐसी बात नहीं है। आप एकदम डिजिटल कैंपेन कीजिए और संभव हो तो निर्वाचन आयोग रिस्ट्रिक्ट कर दे कि कोई भी सभा तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और
4 आदमी से ज्यादा लेकर के आप घूमेंगे नहीं मोहल्ले मोहल्ले। अब तक ऐसा नहीं हुआ है, हालांकि आज अहम बैठक होगी। इससे पहले भी कोरोना बढ़ रहा था, महाराष्ट्र एक नजीर है। मैं डॉक्टर अनीता जी के पास आऊंगी। डॉक्टर अनीता जी, एक तरफ आप डॉक्टर है, दूसरी तरफ एक आप आम नागरिक है। आप तमाम नेताओं को अगर देखती हैं तो बैठक होती तो गंभीर होते हैं, लेकिन असल तस्वीर क्या आप देखती हैं धरातल पर? तो ये जो आप इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो इलेक्शन के ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आपने पूछा है। इलेक्शन एंड कोरोना वायरस से हमारे पास पहले बार आ चुके हैं एंड हमारे इंडिया में इलेक्शन काफी एक भीड़ जमा के होते हैं, झंडा लेकर के घूमते हैं, बहुत सारे आदमी पीछे पीछे घूमते हैं। ये सब आदमी को बुलाया जाता है आने के लिए, दिखाने के लिए हमारे पास कितना स्ट्रेंथ है। ये हमारे ट्रेडिशन है इलेक्शन के। जिसके पास जितना आदमी है, अब दूसरे आदमी सोचेंगे वही बड़ी पार्टी है, उनको वोट दे दो। तो ये दिस इलेक्शन एंड दिस टाइम बहुत ही, बट इलेक्शन भी अगर जरूरी है, हम तो नहीं बोल सकते वो लोग चलते रहे 5 साल हो गया है, बट हमको बैलेंस करके जाना है। यूजुअली अगेन गवर्नमेंट से भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आना चाहिए, इलेक्शन कैंपेन कैसे होना है, वोटिंग हम लोग फॉरेन कंट्रीज में देख चुके हैं, क्योंकि कोरोना टाइम भी वोटिंग हो चुका था। वो कैसे वो लोग बैलेट से वोटिंग किया, कैसे सैनिटाइजर यूज किया, कैसे डिस्टेंस मेंटेन किया, किस आदमी को कितना बजे टाइम देना चाहिए, कैंपेन के लिए क्या करना चाहिए, सबको कैंपेन में नहीं जाना चाहिए, घर कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अब देखिए ये अहम हो गया है, आज अहम बैठक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम इस बैठक में इसलिए नहीं शामिल होंगे क्योंकि असम में वो चुनावी जनसभा करेंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए सरकार के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग नागरिक अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एंड आई थिंक आज एक बढ़िया मीटिंग चल रहा है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के साथ। इसी मीटिंग में ये भी रूल्स ये भी थोड़ा आना चाहिए कि क्या करना है इलेक्शन, बिकॉज तीनों स्टेट इलेक्शन में जा रहा है, असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, और ये इलेक्शन कैंपेन मई तक चलेगा। एंड मार्च अप्रैल में हमारे लिए बहुत ही खतरनाक 3 महीना है, बिकॉज ये पीक है सेकेंड वेव के टाइम। तो अगर हमको नई रेस्ट्रिक्शन शुरू होगा, जैसे नाइट कर्फ्यू, रेस्ट्रिक्टेड पीपल, इवन एयरलाइंस में भी कल हम सुने थे कि द डायरेक्टर ऑफ एविएशन अथॉरिटीज ने बताया कि अगर कोई पैसेंजर फ्लाइट में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मेंटेन करे तो उसको वो बोले जाएगा अनरूली पैसेंजर। नेक्स्ट 3 महीना के लिए उनको फ्लाइट में टिकट नहीं मिलेगा आने के लिए, फ्लाई नहीं करेगा। इसी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन फाइन बनाना चाहिए, तब आदमी डर से वो सब करेंगे। बहुत कंट्री देशों में सही डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आए हैं। जैसे चाइना में, अगर आप चाइना में लैंड हो तो आपको जरूरी वो चाइनीज वैक्सीन लेना पड़ेगा। ओके, नहीं लोगे तो आप अंदर नहीं जा सकते, तो वैक्सीन इन द एयरपोर्ट वो लोग दे देते हैं। तो ऐसे करके इवन ट्रैवल, हमको फॉरेन ट्रैवल तुरंत बंद करना चाहिए। अगर इमरजेंसी है, बहुत ही जरूरी है, तभी इंडिया छोड़ करके जाना है और बाहर से इंडिया में भी आना है। अगर नहीं है जो हॉलीडेज करना, भी समर वेकेशन आ रहे हैं, हॉलीडे पैकेज और एकदम स्टॉप कर देना चाहिए। दिस इज बैड, इट विल स्प्रेड, तब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और एक बात भी हम बताना चाहते हैं, अभी हॉस्पिटल्स में बेड्स का भी कम हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल सब खुल चुके हैं, दूसरा आदमियों का डिफरेंट ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। तो हॉस्पिटल्स को भी बताना चाहते हैं कि बी गियर अप, हो सकता है सेकेंड वेव, आईसीयू रेडी करके रखिए। वैक्सीनेशन सेंटर के साथ साथ अभी बहुत सारे हॉस्पिटल में फीवर क्लिनिक बंद हो गया, बट वो दोबारा खोल रहा है, दोबारा बेड रखिए, दोबारा आईसीयू का बेड रखिए। मेडिकल व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इस दौरान? इस सवाल को लेकर आपके पास आऊंगी अनीता जी, लेकिन मैं अभी जाऊंगी वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जी के पास। अमिताभ कुमार जी, बीजेपी के लिए कोरोना का रोकथाम कराना जरूरी है या फिर चुनाव की जनसभा? किसी भी दल के लिए सबसे पहले लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है। आप क्या समझे, जिस तरह से बैठक बुलाई जा रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ इसलिए नहीं बैठक में मौजूद हो रहे क्योंकि उन्हें असम में जाकर चुनावी जनसभा करना है। तो ऐसे में क्या वाकई गंभीर है केंद्र सरकार, बीजेपी शासित राज्य सरकार? हाँ, आपकी बात मैं समझ गया। वर्चुअल बैठक हो रही है, वो आसाम क्या अमेरिका में भी है, तो वहाँ से भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। आप बताइए, हम कितनी दूर आपके स्टूडियो से बैठे हैं? जनसभा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है बीजेपी के लिए।
उनको कॉन्फिडेंस ज्यादा हो रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश में हमने बेहतर संभाला है तो अब कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमारी है और इसके सामने किसी की कोई दलील नहीं चलती है। अगर ये फैलने लगी तो संभालना बहुत मुश्किल होगा। और मुझे तो लगता है कि अब केवल कैंपेन नहीं, वोटिंग प्रोसेस भी आप वर्चुअल कर सकते हैं। आपने लोगों का मोबाइल नंबर आधार से जोड़ रखा है, एक छोटा सा ऐप बनेगा जो कि इलेक्शन कमीशन दे सकता है। उस ऐप के माध्यम से लोग अपने घरों में बैठे हुए अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर कनेक्टिविटी के थ्रू जिस भी पार्टी को वोट करना है वोट कर सकते हैं। उनको आने की जरूरत नहीं है। इसमें फ्रॉड के चांसेस भी बहुत कम होंगे क्योंकि एक आधार नंबर से एक मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है और ये उस आदमी की पहचान है। तो जिन लोगों के पास मोबाइल नंबर और आधार कार्ड कनेक्टेड है उन लोगों को तो फ्री करना चाहिए ऐप बना के कि आप अपने मोबाइल से ही हमें वोट कर दें। और जिन लोगों के पास नहीं है फिर उनके वेरिफिकेशन तो ऐसे मतलब मुझे लगता है कि 1/4 संख्या रह जाएगी जो कि वोटिंग करने के लिए वोटिंग मतदान केंद्रों पे आएगी। तो ये एक बड़ा बढ़िया उपाय होगा। मुझे लगता है कि तत्काल इस पर काम करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को और राजनीतिक दलों को बहुत सख्ती से निर्देश देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन निर्देश दे कि आप कोई भी फिजिकल मीटिंग नहीं करेंगे, सब बंद कर दीजिए। जो करना है आप डिजिटली कीजिए, वर्चुअली कीजिए और अगर घूमना भी है तो 4 लोगों से ज्यादा लेकर क्या वैसा अमिताभ जी दिख रहा है? क्या वैसे गंभीर है तमाम नेता या फिर सरकार? अभी तक तो नहीं नजर आ रहा है। देखिए अभी तक कोई गंभीरता नहीं। देखिए तो ऐसे में जनता कैसे गंभीर हो जाएगी? इतने तमाम कॉलर ट्यून है, तमाम संदेश है कोरोना वायरस को लेकर, वैक्सीन को लेकर। जब राजनेता या फिर नेता या फिर सरकार गंभीर नहीं होगी तो आम जनता कैसे गंभीर होगी इस विषय पर? निश्चित रूप से जो समाज के अग्रणी लोग हैं, अग्रणी वर्ग है, जो हमारा नेता है, वो जो करता धरता है उसका असर मुझ पर साफ साफ पड़ता है। मैं भी वैसा करना चाहता हूँ, वैसा दिखना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, तो इसका जनता पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर आप साफ साफ कहें तो निश्चित रूप से जनता के ऊपर इसका बुरा असर जा रहा है। अगर हमारे नेता लापरवाही बरतते हैं तो एक बड़ा वर्ग जनता का वो लापरवाही बरतेगा। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत क्या सही। उसे लगता है नेताजी कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। जैसे अभिनेता जी जो करते हैं हमें लगता है कि बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो जो समाज में अग्रणी वर्ग है सबसे पहले उसको अनुशासित होना पड़ेगा और सरकार के जो निर्देश हैं उनका पालन करना पड़ेगा। और खास करके जो लोग सत्ता में हैं उनके लिए तो एकदम अनिवार्य होना चाहिए, मानदंड एकदम अनिवार्य होना चाहिए कि आपको पालन करना ही है क्योंकि आप ही अभी नीति निर्देश और दिशा निर्देश के लिए सत्ता में काबिज हैं। ठीक है डॉक्टर अनीता जी, हम मेडिकल व्यवस्था की बात कर रहे थे। हमारे भारत की मेडिकल व्यवस्था कितनी पर्याप्त है कोरोना के रोकथाम को लेकर? यस, हमारे इंडिया का मेडिकल सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। आपको देख चुके हैं हम लोग काफी सही ढंग से कंट्रोल कर चुके हैं। हमारा सक्सेस रेट और दी रिकवरी रेट बहुत बढ़िया है एंड दिस वाज मोर देन 95-98% के आसपास है। तो हम काफी कर चुके हैं। इंडिया में बेस्ट डॉक्टर्स, नर्सिंग, नॉट ओनली डॉक्टर, ये पूरा ही हेल्थ केयर अच्छा ढंग से बताएंगे तो इसका नाम बताया जाता है हेल्थ केयर सिस्टम। इसमें डॉक्टर्स है, नर्सेस है, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिशियन असिस्टेंट, नर्सेस, वार्ड बॉयज, वर्कर्स, ओके, अटेंडर्स, इवन द स्लीपिंग लेडीज, सबको मिल करके हम लोग एक साथ काम करना है बिकॉज इसे हेल्थ केयर सिस्टम है। तो हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा था, बड़ी सही ढंग से हम लोग कर चुके हैं। बट अभी कोरोना कम हो गया तो थोड़ा हेल्थ केयर सिस्टम ढीला हो गया। हम लोग दूसरी जगह में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। बस अभी को हमको तुरंत वापस जाना है वही सेम अरेंजमेंट से जहाँ पे हम लोग एक फीवर क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं। जिसको बुखार आ जाएगा टेस्टिंग बढ़ाए, सबको बढ़ाना है। जिसको एडमिशन करना है एडमिट करके रखना है, जिसको होम क्वारंटाइन में भेजना है वो सही ढंग से 14 डेज घर पे रहे और जितना जल्दी हो सबको वैक्सीनेशन, ओपन वैक्सीनेशन फॉर एवरीबडी, ओके, एंड गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सब में अगर हम ओपन कर देते हैं। एंड ऑल्सो क्रिटिकल केयर बेड्स कुछ रखना चाहिए क्योंकि जिसका पास साइड कोमॉर्बिडिटीज है जैसे ब्लड शुगर, डायबिटीज, किडनी का प्रॉब्लम, कैंसर का इलाज चल रहा है, उसके अंदर इम्यूनिटी कम है तो
तो उसके लिए तो आईसीयू का अरेंजमेंट बहुत ही जरूरी है। तो ये सब हमको अब पहले से बिल्कुल पहले ही अरेंजमेंट कर लेना चाहिए सरकार की तरफ से, और राज्य की सरकारें भी पूरी तरीके से सतर्क रहे। अगर अमिताभ जी महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर जो आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना है उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? 30 सेकंड आपके पास। इसके पीछे की वजह निश्चित रूप से आम जनता भी है और राज्य सरकार के काम करने के तरीके भी हैं। मुझे लगता है वहां पे लापरवाही बरती जा रही है। बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, राज्य सरकार निश्चित रूप से लापरवाही बरतती है, उतनी गंभीर नहीं है, सिंसियर नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र जो है देश भर का वाणिज्य केंद्र है, तो वहाँ सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां होती हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां होती हैं, तो लापरवाही है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में अब तक कोरोना थमा नहीं। वक्त मेरे पास इतना ही है। अनीता जी आपका भी शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया।